क्लास 10 की हिस्ट्री राइज ऑफ नेशनलिज्म के इस दूसरे पार्ट के वीडियो में आप सबका स्वागत है। यू आर ऑल वेलकम इन जाहिद क्लास। नेशनलिज्म से आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, जो बात करें थे एंटी कॉलोनिज्म की बात। इसके बाद इसमें कुछ अलग अलग पॉइंट्स हैं जिसको डील करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कंजर्वेटिज्म, व्हाट इज़ कंजर्वेटिज्म? तो कंजर्वेटिज्म इट इज़ अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट stress the importance of tradition and professed gradual development to quick change। दैट मीन्स ये वो लोग होते हैं या ये एक वैसी फिलॉसफी है जिसमें चेंजेस को लोग पसंद नहीं करके ट्रेडिशंस को पसंद करते हैं, क्विक चेंज के सपोर्ट में नहीं होते हैं। इसी तरह से रोमांटिसिज्म, तो रोमांटिसिज्म एक भी फिलॉसफी है जिसमें थ्रू कल्चर के थ्रू हम नेशनलिस्ट फीलिंग को या नेशनलिज्म को क्रिएट करना चाहते हैं। इस चैप्टर में कुछ पार्ट बहुत आपके इंपॉर्टेंट होंगे, इसको हमें करना होता है। नेशनलिज्म इन यूरोप में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो होगा कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का बनता है कि व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। यानी फ्रेंच के लोगों में नेशनलिज्म क्रिएट करने के लिए, कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए क्या काम किया गया। तो सबसे पहले था कि कंट्री को जोड़ा गया ला पैट्री मीन्स फादरलैंड, यानी कि ये कंट्री ये फादरलैंड की तरह है, मदरलैंड की तरह है, और आप इसके सिटीजन्स हैं। तो आपके ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप इस कंट्री के लिए काम करें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट था कि न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड। तो रॉयल स्टैंडर्ड जो फ्लैग था उसको रिप्लेस कर दिया गया न्यू फ्रेंच फ्लैग से। नेक्स्ट था कि जो आप वहाँ पे जो जनरल स्टेट था, द स्टेट्स जनरल वाज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। साथ ही साथ न्यू हैम्स, ओथ्स और मार्टियर्स है ना के नाम लिए गए। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशंस को यूनिफॉर्मिटी दिया गया, एक तरह के कानून बनाए गए, और जो डिवीज़न था, अदर जो लैंग्वेजेस थे है ना, डाइवर्सिटीज़, उसको डिस्करेज किया गया ताकि हम आगे बढ़ सकें। इस चैप्टर में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है वो है नेपोलियन बोनापार्ट का पीरियड। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो पीरियड है वो हम देखते हैं कि जो स्टार्ट होता है 1799 टू 1814 और 15, जिसमें 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट एक काउंसलर के रूप में अपॉइंट होता है। 1802 तक वो फर्स्ट काउंसिल। इसके बाद 1804 में एक नेपोलियन कोड लाते हैं। इस नेपोलियन कोड के द्वारा जो प्रिविलेज था बाय बर्थ उसको फिनिश किया जाता है और वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सेटअप इस्टेब्लिश किया जाता है। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट की जो सबसे डिमेरिट्स कह लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था और उसने बहुत सारे अटैक्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे किए, बहुत सारे कंट्रीज़ को कॉन्कर्ड किए, और ख़ासतौर पे जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश की गई थी इंग्लैंड के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ, उसके वजह कर ब्रिटेन, स्पेन, कुछ ऐसे कंट्री था, ऑस्ट्रिया, जो इसके खिलाफ हो गए और उसके बाद अपना एक अलायंस तैयार किया। और अलायंस तैयार करने के बाद दे अटैक्ड ओवर नेपोलियन। अभी नेपोलियन इस अलायंस को के खिलाफ वॉर में सक्सेस नहीं कर पाए और डिफीटेड हो गए। इसके बाद ये कैद हो गया और इसे सेंट आइलैंड में कैद कर दिया गया जहाँ इसकी डेथ हो गई। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो था वियना कांग्रेस। कि वियना कांग्रेस क्या है, तो एक मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए कि वियना कांग्रेस एक कॉन्फ्रेंस था जो नेपोलियन बोनापार्ट के डिफीट के बाद चॉकआउट करना था कि आगे की रणनीति क्या होगी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ द वर्ल्ड। चूँकि नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने अलग अलग वॉर से इतना ज़्यादा क्राइसिस क्रिएट किए हुए था, तो इन कंट्रीज़ में मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया का किंग था, मेटरनिक के लीडरशिप में एक मीटिंग होती है। इसे आप एक सेलिब्रेशन भी कह सकते हैं क्योंकि ऑस्ट्रिया को पूरी दुल्हन की तरह सजा दिया था, रात भर पार्टी चलती है, एक सेलिब्रेशन भी होता है विक्ट्री का। और सबसे जो बात होती है वो होती है फ्रांस के ऊपर ही, कि जो फ्रांस का जो सिस्टम था 1789 से पहले, उसको एक तरह से एक कम बैक हो जाता है, बोर्बन डायनेस्टी को वापस ले आया जाता है और जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप तैयार किया गया था वो ख़त्म हो जाता है। और फ्रांस की जो बाउंड्री 1789 से पहले थी उसी को इस्टेब्लिश कर दिया था और ऐसे स्टेट्स जैसे
नेपोलियन बोनापार्ट ने जीता था उसको वापस कर दिया जाता है। इसमें 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आपके बनते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली। तो आज हम बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 कंट्रीज़ है, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। ये 3 ऐसे कंट्री थे जिसके डिफीट के बगैर जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो सकता था। तो इस यूनिफिकेशंस को कंप्लीट करने का जो बेड़ा उठाया, जो एक तरीके से कह लीजिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, वो बिस्मार्क था। बिस्मार्क ने द सोड एंड ब्लड पॉलिसी को अपनाया, जिसे हम तलवार और रक्त की नीति कहते हैं, यानी वार की पॉलिसी को अपनाया। इसके लिए साथ ही उसने एक सीक्रेट अलायंस तैयार किया। इस सीक्रेट अलायंस में देखते हैं कि सबसे पहले डेनमार्क को डिफीट करने के लिए ऑस्ट्रिया के साथ, फ्रांस के साथ सीक्रेट अलायंस करता है, डेनमार्क को डिफीट किया। फिर डेनमार्क को डिफीट करने के बाद ऑस्ट्रिया को डिफीट करने के लिए फ्रांस के साथ ट्रीटी किया है। और उस ट्रीटी का जो पॉइंट होता था वो ये होता था कि भाई इस स्टेट को हम जीतेंगे, इसके बाद इसके पार्ट करेंगे और आपको मिलेगा, हमें भी मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे कि दोनों से कंडीशंस में दोनों ही बार ऐसा हुआ कि जब डेनमार्क को डिफीट किया गया तो ऑस्ट्रिया को कुछ नहीं दिया गया, फ्रांस को भी कुछ नहीं दिया गया। तो इस तरह से ये चलता रहा। फिर ऑस्ट्रिया गुस्सा हुआ, फ्रांस गुस्सा हुआ, और फाइनली चूँकि इसका जो यूनिफिकेशन कंप्लीट होना था वो फ्रांस के डिफीट से शुरू होना था, इसलिए फ्रांस को भी फाइनली डिफीट किया आता है। और इसके डिफीट में करने के बाद उसके ऑक्सेस एंड लॉरेंस 2 एरिया इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे छीन लिया आता है और इसके बाद इसका यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। जिसमें कुछ पॉइंट्स है जिसको पॉइंट के हिसाब से अगर लिखना है तो अगर फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशनरी। This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation states. Nationalist feeling were widespread among middle-class Germans. This liberal initiatives to nation buildings was, however, repressed by the combined forces of the monarchy and military, supported by the large landowners of Prussia. Prussia took on the leadership of the movement. 3 wars overseen years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification. The nation-building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power. The new state placed a strong emphasis of modernizing the currency, banking, legal and judicial systems in Germany. So this was the unification of Germany.